नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खासतौर पर देखें, कारगिल जंग जब लड़ा गया था उसके बाद देखें तो जो चिनाब ब्रिज है, इस चिनाब ब्रिज जो परियोजना थी उसको मंजूरी प्रदान की गई थी और अब ये जो चिनाब ब्रिज है ये अब चर्चा में है, क्योंकि इसका उद्घाटन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। और ये जो ब्रिज है ये खास मायने रखती है भारत के लिए। भारत में देखें तो ये जो ब्रिज है ये इसके कई सारे मायने हो सकते हैं अलग अलग स्तरों पे देखें तो। खास तौर पे देखें तो इसकी जो अपनी खुद की विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के कारण इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज माना जा रहा है, इस तौर पे कहीं ना कहीं इसका अब उल्लेख पूरे दुनिया में ये चर्चा में हो रहा है। यही नहीं, इस ब्रिज के बनने के कारण भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें चाहे हम बात करें चीन की, ये काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। और इसी कारण से देखें तो अब ये जो ब्रिज है इसकी जो अहमियत है ये खास तौर पे अब हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और कहीं ना कहीं अपने इस विशेषता के कारण ये जो ब्रिज है आज चर्चा का विषय बनी हुई है। तो देखेंगे इससे जुड़े हुए अब तक के पूर्व के प्रयास की आखिर इस क्षेत्र में इस तरह के ब्रिज बनाने के लिए क्या पहले भी प्रयास किए गए, किस स्तर पे किए गए, उनके क्या परिणाम रहे, कहाँ तक वो स्थिति पहुँची, और उसके बाद फिर से जो प्रयास किए गए आधुनिक भारत कहे या आज़ाद भारत के समय, तो उस समय स्थिति क्या थी, कौन सी यहाँ पर पहली बार इस तरह की रेल जो सेवा है वो पहुँचाने का प्रयास किया गया, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे 1994 में शुरू हुआ था चिनाब ब्रिज का जो पूरा रेल प्रोजेक्ट है, इसके अलग अलग जो पार्ट थे 4 हिस्सों में बांटा गया था, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि खास तौर पे 2003 में जब चिनाब ब्रिज है इस पर जब मुहर लगी थी कि ये अब तैयार करने की जो प्रक्रिया है अब स्टार्ट होगी, और उसके काफ़ी लंबे समय के बाद अब ये जो ब्रिज है पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुआ बल्कि इसका आज इनॉग्रेशन भी हो गया है। इस कारण से खास तौर पे ये चर्चा में है। तो इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उन पर बात करेंगे। इसके अलावा देखें तो इसकी जो अपनी विशेषताएं हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी उन परिस्थितियों को झेलने में ये सक्षम है। तो कौन सी परिस्थितियां हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, बर्फबारी को ये जो पुल है, ये ब्रिज है, ये झेल सकता है, तो इसकी विशेषताओं पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो चिनाब ब्रिज है कश्मीर को भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कैसे इंटीग्रेट कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिनाब ब्रिज भारत से कश्मीर को अलग अलग जो 4 तरीके हैं, कहीं ना कहीं उन तरीकों से जो अलग होने की बात कर रही है, जो अलग होने की बात है उसे रोकने का काम करेगा। तो उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। जो भी अलगाववादी भावनाएं हैं उन पर लगाम लगेगी। हर मौसम में ये क्या करेगा, एक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, सेना की जो आवाजाही है, लॉजिस्टिक है, उसको प्रदान करेगा। तो इस बीच के जो अलग अलग सिग्निफिकेंस है, जो महत्व हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आखिर इस ब्रिज से, चिनाब ब्रिज से जो पाकिस्तान है, चीन है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आखिर उनकी चिंताएं क्यों बढ़ी हुई हैं, क्यों परेशान हैं वो। इसके अलावा एलओसी में जो इसकी स्थिति है उसको भी हम देखेंगे कि आखिर ये जो ब्रिज बना है चिनाब नदी पर, तो आखिर इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर थोड़ा सा चिनाब नदी के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेंगे, क्योंकि इस नदी के क्रम में ही इस ब्रिज का विकास हुआ है। तो ये सारे पहलू हैं जिन पर एक एक करके आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो हम सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है वो बड़ा ही हम सभी के लिए, हम देशवासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री है दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज कहलाने वाले चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। इन्होंने उद्घाटन कर दिया है और तिरंगे के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये ब्रिज का उद्घाटन किया। कश्मीर जो वैली है वहीं पर चिनाब जो नदी है, उस चिनाब नदी पर ये जो ब्रिज है ये बनाया गया है और ये इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। और ये कहा जा रहा है कि जो पेरिस का एफिल टावर है उस एफिल टावर से भी क्या है, ये अधिक ऊंचा है। ये जो ब्रिज है ये बड़े स्तर पे देखें, लगभग कहा जा रहा है कि बड़े जो विस्फोटक हैं, यहाँ तक कि 40 किलो तक के जो विस्फोटक हैं, जो भूकंप की तीव्रता 8 होती है, उस
8 इंटेंसिटी का जो तीव्रता है उसकी भी मार झेल सकने में सक्षम है। इसी से इसके मजबूती का अनुमान आप लगा सकते हैं। इसके बनने से जो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो चीन है, वो परेशान है। लेकिन ख़ास तौर पे देखें तो कश्मीर में इतना बड़ा जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में एक लंबा समय लगा है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 133 वर्षों के बाद ये जो सपना देखा गया था वो पूरा हो पाया है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें कि अब तक के जो इसके संदर्भ में जो पूर्व के प्रयास थे अंग्रेजों के समय देखें तो इस पूरे घाटी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कई बार कोशिश की गई। 1892 में अंग्रेजों ने जम्मू से कश्मीर तक जो रेल लाइन है वो बिछाने की कोशिश की थी। चीन से व्यापार को बेहतर करने के लिए इस पूरे इलाके में रेल लाइन जो थी वो ब्रिटिश काल में बिछाई जानी एक महत्वपूर्ण पहल थी, लेकिन बहुत हद तक सफलता नहीं मिली। 20वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर के जो राजा प्रताप सिंह थे उनके द्वारा भी बड़े स्तर पर प्रयास किया गया। जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो रेल लिंक है उसकी नींव रखी गई थी, लेकिन जब प्रताप सिंह की मौत हो गई तो उसके बाद ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया। हालांकि 1890 तक जो वजीराबाद है अब पाकिस्तान में है, तो जम्मू के बीच में रेल लाइन कहीं ना कहीं उस रेल लाइन के बिछाने का काम चालू हुआ था। और जब 1947 में बंटवारा हुआ उसके बाद से देखें तो 40% जो रेल लाइनें थी उनका जो संसाधन है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। साथ ही पाकिस्तान ने वजीराबाद जो जम्मू रेलवे है उस लाइन को भी बंद कर दिया था। और आज़ादी के बाद देखें तो वर्ष 1952 में 1952 में खासतौर पे पहली बार कश्मीर तक रेल पहुंचाने की जो कवायद है वो शुरू की गई। इसके बाद कई सारी छोटी छोटी कोशिशें हुई, लेकिन वो कह सकते हैं कि अपनी जो एक खास पहुंच थी वहां तक नहीं पहुंच पाई। ये अलग बात है कि पंजाब के जालंधर तक ट्रेन जाती थी, वहीं जालंधर के आगे मुकरिया और पठानकोट के बीच में पटरी थी, लेकिन मुकरिया और जालंधर के बीच जो रेल लाइन थी, जो रेल पटरी थी, वो सही स्थिति में बिछाई नहीं जा सकी। इस कारण से भी समस्या हुई। ऐसे में बड़े स्तर पर देखें तो इस क्षेत्र में जो एक रेल कनेक्टिविटी थी उसकी समस्या देखने को मिली। बाद में देखें तो धीरे धीरे पठानकोट से माधोपुर, माधोपुरा से कठुआ तक ट्रैक बिछाया गया, लेकिन ट्रेन भी इस स्तर पे, बड़े स्तर पे जो कनेक्टिविटी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। कठुआ पहुँचते ही जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है और वहाँ से देखें तो इस रास्ते पर जो ट्रैक बिछाना है वो काफ़ी कठिन काम है, क्योंकि वहाँ की जो फिजियोग्राफी है, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो स्थलाकृति कुचावच है, वो कहीं ना कहीं, और इस पूरे क्षेत्र में देखें जो बैली क्षेत्र है यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं, छोटे स्थानीय जो कह सकते हैं कि जलीय प्रवाह है, उन कारण से ये जो रेल बिछाने का काम था, जो नदी का काम था, ये सारे ब्रिज वाले जो काम थे ये काफ़ी खतरनाक थे और ये संभव नहीं हो पा रहे थे। इसी कारण से एक लंबा समय भी लगा है। खास तौर पे देखें तो इस संदर्भ में एक बड़ा प्रयास किया गया था कब, कि जब 1972 में जम्मू पहुंची पहली यात्री ट्रेन झेलम एक्सप्रेस, तो बड़ा चर्चा हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के जंग के दौरान देखें तो भारतीय सेना को बॉर्डर के इलाकों में पहुंचने में काफ़ी मुश्किलें आती थी। जो भी लॉजिस्टिक है, जो रसद सामग्री है डिफेंस की, वो पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं उनको ये लगा कि घाटी में जो रेल नेटवर्क है वो बढ़ाना हमारी एक मजबूरी है और ज़रूरत भी है, जिससे सेना के लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और उस समय देखें तो 1969 में कठुआ से जम्मू तक पहुंचने के लिए रेल लाइन बिछाने की जो नींव है वो रखी गई, जिसका जिम्मा नादन रेलवे को मिला था। कठुआ से जम्मू के बीच में उस समय 76 किलोमीटर लंबी जो रेल लाइन है वो बिछाई गई, जो पठानकोट कठुआ ब्लॉक के मध्य शुरू होकर जम्मू तवी तक जाती थी। लेकिन बाद में ये जो प्रोजेक्ट था इतना अहम हो गया कि 1971 के जंग के दौरान भी इसका काम नहीं रोका गया और 1972 में इस रेलवे लाइन का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। उसके बाद देखें तो आगामी वर्षों में 1972 तक ये काम चलता रहा। उसके बाद देखें तो 2 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली से जम्मू तक यात्री ट्रेन चलाई जाने का जो एक प्रयास है वो किया गया। तब इस ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया था और उस समय वहाँ के देखें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह थे, ओम मेहता, उन्होंने ट्रेन से जम्मू पहुँचने का एक जो कह सकते हैं कि एक अभियान था वो पूरा किया था। पहले इसे श्रीनगर एक्सप्रेस कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम जो था वो झेलम एक्सप्रेस रख गया। लेकिन बाद की जो स्थितियां थी, जैसे चेनाब ब्रिज के बारे में अगर हम देखें तो कई सारे जो प्रयास है वो शुरू किए गए। चेनाब ब्रिज का जो रेल प्रोजेक्ट था
अर्ली टाइम जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये कहा गया कि 1983 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उन्होंने जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन की नींव रखी थी। 5 साल में 50 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर जो रेल लाइन है, जो ट्रैक है, वो यहाँ पर तैयार करना था, लेकिन बनाने में 21 साल लगे और 515 करोड़ खर्च भी हुए। शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं उनको काट कर कई सारे जो टनल्स हैं, जो छोटे छोटे ब्रिज हैं, वो बनाए गए। बाद में 1994 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव ने उधमपुर श्रीनगर जो बारामूला रेल है, इस लिंक का कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत में इसका बजट 2500 करोड़ था और फिर धीरे धीरे बढ़कर ये काफ़ी अधिक हुआ। उसके बाद देखें तो बड़े लागत के बावजूद भी ये जो कार्य था ये पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। उसके कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें अलग अलग इसके सेक्शन बनाए गए, जैसे जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से बारामूला। तो इस तरह की जो स्थिति है इसमें क्या है कि अलग अलग जो ट्रैक बिछाने का काम था वो पूरा किया गया और इसी में चेनाब ब्रिज जो था इसी ट्रैक पर बना और इसी पर ये जो ब्रिज है इसकी डिमांड थी। 2003 में खास तौर पे इस ब्रिज के लिए एक पहल स्टार्ट हुई, इसके लिए एक अप्रूवल मिला और 22 साल में ये ब्रिज बनकर तैनात। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो चेनाब पर बना दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे ब्रिज, जो कि देखें इसकी लंबाई क्या है, 1315 मीटर है और ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है। पिलर इसमें 17 लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो मजबूती है, इसकी जो मजबूती है वो काफ़ी अधिक है। लागत भी काफ़ी अधिक आई है, 1486 जो करोड़ रुपए हैं वो इस पर लागत आई है। इसके अलावा देखेंगे तो जो स्टील है काफ़ी मात्रा में 29,000 मीट्रिक टन जो स्टील है वो इसमें लगा है। कंक्रीट की बात करें तो 46,000 क्यूबिक मीटर इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिनाब जो ब्रिज है ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जो हवा है, तो हवा की जो मार है उसको झेल सकता है और ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है उस रफ्तार से जो ट्रेन है वो चल पाएगी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बाद में ये जो प्रोजेक्ट है धीरे धीरे आगे चलता रहा, लेकिन इसमें देखें तो जो ये पूरी जो स्थिति है वो नहीं हो पाई। युद्ध के बाद कई सारे जो प्रयास हैं वो किए गए और इस कारण से देखें तो एक लंबे समय के बाद ये जो पूरा पुल है ये तैयार हो चुका है। इसके अलावा देखें तो ये जो 120 साल तक जो भूकंप सहने की बात कही जा रही है कि जो 133 वर्षों के बाद ये पुल पूरी तरह से बन के तैयार हुआ है, ये ट्रैक तैयार हुआ है पूरे कश्मीर के क्षेत्र में जाने के लिए। तो यहाँ पर जो चेनाब ब्रिज है इसकी जो कह सकते हैं मजबूती है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी विषम परिस्थितियाँ हैं, चाहे हम तापमान के संदर्भ में कहें, इसके संचालन क्षमता के संदर्भ में कहें, अगर इसके मजबूती की बात करें, किसी विस्फोटक के प्रतिरोधकता की बात करें, भूकंप झेलने की बात करें या फिर किसी तूफान से प्रभावित होने की बात करें, तो ये सभी परिस्थितियों में क्या है, सक्षम है। ये -10 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी सामान्य रेल संचालन को संचालित करेगी। ब्रिज 120 वर्षों तक संचालन क्षमता इस ब्रिज की मानी जा रही है। यही नहीं, 260 किलोमीटर प्रति घंटा जो तूफान है उसका भी इस पे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 40 किलो TNT जो ब्लास्ट है उसको भी आसानी से ये जो पुल है ये झेल पाएगी। तीव्रता के संदर्भ में पहले हमने बताया कि 8 जो इंटेंसिटी है उस तीव्रता को भी ये झेल सकता है पुल। DRDO की मदद से इस ब्रिज को ब्लास्ट लोड के लिए खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है और 40 किलो या इससे भी अधिक विस्फोटक होने पर भी इस ब्रिज का जो ब्लास्ट है कोई असर उस ब्लास्ट से नहीं होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे जो ऊंचे रेलवे ब्रिज हैं उनमें अब ये शुमार हो चुकी है, जो किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए पूरी तरह से क्या है, तैयार है। ब्रिज का जो पूरा इलाका है वो भूकंप जोन में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी भूकंप क्षेत्र 5 के लिए जो भी ये जो पुल है उसे डिज़ाइन किया गया है, यानी भूकंप के लिहाज से पूरी तरह से ये सुरक्षित है। रिक्टर स्केल के 8 तीव्रता वाले जो भूकंप हैं उनको ये आसानी से झेल सकता है। इसके अलावा इसमें कई सारे जो खंभे हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और इस कारण से देखें तो बड़े मात्रा में स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। जो DRDO अपने देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस के संदर्भ में, उसने इसमें खास तौर पे
विस्फोटक रोधी जो डिज़ाइन है वो इनबिल्ट किया है। इस कारण से इसकी जो मजबूती है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। चिनाब ब्रिज कश्मीर को भारत से अलग होने से क्या करेगा, एक तरह से रोकने का काम करेगा। कैसे करेगा उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो पूरा रेल नेटवर्क है उससे अब जुड़ेगा पूरा देश, और अब इस कारण से देखें जो चिनाब ब्रिज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी जियो लोकेशन है, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, उससे काफ़ी नज़दीक होने के कारण महज 64 किलोमीटर कह सकते हैं कि चिनाब जो ब्रिज है उसकी दूरी है LOC से। तो इस कारण से भी इसकी जो रणनीतिक लोकेशन है वो हमारे लिए मायने रखती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि आखिर जो ये चिनाब ब्रिज है भारत से कश्मीर को अलग होने से ये रोकेगा, कैसे रोकेगा, कैसे इसका महत्व है इस ब्रिज का। अगर इस महत्व की बात करें तो 4 स्तरों पर हम देख सकते हैं। पहली बात कि अलगाववादी जो भावना है उस पर कहीं न कहीं इस ब्रिज से लगाम लगेगी। कैसे लगेगी, तो देखिए बेहतर जो कनेक्टिविटी है, अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ये ब्रिज कनेक्ट करेगा तो खास तौर पे इस पूरे क्षेत्र को भारत के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम करेगा। और इस कारण से देखें तो जो पूरा कनेक्टिविटी है, जो विकास है, उससे कश्मीर के लोगों में भारत के साथ जो एक इंटीग्रिटी की भावना होती है, जो एकता की भावना होती है, उस एकता की भावना का क्या होगा, विकास होगा। इससे जो अलगाववाद है या कश्मीर को भारत से अलग करने की जो एक सोच अलगाववादियों के द्वारा विकसित की जा रही थी, उस सोच पर क्या होगा, कंट्रोल लग जाएगा। और इसके कारण देखें तो कश्मीर का जो सबसे बड़ा मुद्दा एक अलगाववाद है, उस अलगाववाद मुद्दे का कहीं ना कहीं क्या होगा, समाधान हो सकता है। तो ये जो अलगाववादी जो विचारधारा के लोग थे, कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव होगा वो सीमित हो सकेगा। इस ब्रिज से कश्मीर को भारत से अलग अलग करने की जो मांग हो रही थी कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, वहाँ की जो विशेषता है वो भारत से अलग है, वो जो मांग है अब समाप्त हो सकती है। इसके अलावा देखें तो हर मौसम में क्या होगा कि ये रास्ता चालू रहेगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये कश्मीर और जम्मू और देश के बाकी हिस्सों को क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। अभी तक सर्दियों के मौसम में देखें तो कश्मीर जाने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ बर्फबारी के कारण जो सड़कें हैं वो बंद हो जाती थी। लेकिन अब चिनाब ब्रिज के जरिए हर मौसम में क्या होगा कि कश्मीर पहुँचना क्या होगा, संभव हो सकेगा। यही नहीं, इस ब्रिज से सबसे जो बड़ा लाभ होगा वो आर्थिक विकास के संदर्भ में होगा। कैसे होगा, तो कश्मीर में स्थानीय स्तर पे अगर आप देखेंगे तो स्थानीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, जैसे मान लिया कि वहाँ पर बड़े स्तर पे जो फलों का उत्पादन होता है, ख़ास तौर पे जो सेब है, सेब के अलावा बहुत सारे जो इस तरह के पर्वतीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, या इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे साल की बात की जाती है कि वहाँ पर बड़े स्तर पे साल का उत्पादन होता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनका उत्पादन कश्मीर के स्थानीय जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर किए जाते हैं। तो आसानी से ऐसे जो उत्पाद होंगे, इन उत्पादों को भारत के अन्य क्षेत्रों तक क्या होगा, जो पहुँच होगा वो आसान होगा, जिस कारण से इनकी उचित जो मांग है वो प्राप्त होगी। और इससे क्या होगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं सुधार होगा, आर्थिक आय उनकी स्थिति अच्छी होगी। तो इस कारण से उस पूरे क्षेत्र का विकास हो सकता है। वहीं सस्ती रेल यात्रा से कश्मीर में जो पर्यटक है वो काफ़ी संख्या में जाएंगे, जिस कारण से देखें तो एक तरफ वहाँ पर्यटकों के कारण जो स्थानीय लोग हैं उनकी आर्थिक आय होती है, तो दूसरी तरफ रेलवे को भी इससे काफ़ी मात्रा में कह सकते हैं कि एक जो राजस्व है वो प्राप्त होगा। तो इस तरह की बात कही जा रही है। इसके अलावा देखें तो सेना की जो आवाजाही है ये भी काफ़ी तेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चूँकि पहले देखें तो जो भी सीमावर्ती भारत के क्षेत्र हैं, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो भी मिलिट्री है, जो भी फोर्स है, उसकी जो भी ज़रूरतें होती थी, रसद के जो सामान होते थे वो पहुँचाने में काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन से ये जो लॉजिस्टिक है वो आसानी से पहुंच नहीं पाते थे। तो उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, चाहे वो उनके रसद के स्तर पे हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट के स्तर पे हो। तो वो जो एक समस्या थी
कि यहाँ पर सेना अर्धसैनिक जो बल हैं उनकी जो आवाजाही थी वो एक तो वो सुलभ होगी, दूसरी तरफ उनकी जो भी ज़रूरत के सामान है, जो लॉजिस्टिक है, वो आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। यही नहीं, जब स्थितियाँ विपरीत हों, चाहे संघर्ष की बात करें, बिगड़ते हुए हालात की बात करें, तो जल्दी से सेना को वहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है, रसद को डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जो सेना की पहुँच है वो मजबूत होगी। और इससे क्या है कि वहाँ की जो एक असुरक्षा का जो माहौल घाटी क्षेत्र में या कश्मीर क्षेत्र में बन गया था, वो जो माहौल है अब वो सुरक्षित तौर पे बन सकता है। तो इस कारण से देखें तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंस है वो इस ब्रिज का है। तो ये सारे महत्व हैं इस ब्रिज के। इसके अलावा देखिए एक बड़ा मुद्दा खुलकर सामने आ रहा है कि चिनाब ब्रिज से पाकिस्तान और जो चीन है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है। तो देखिए डिफेंस के जो एक्सपर्ट हैं तो वो क्या कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि चिनाब ब्रिज कश्मीर का जो अखनूर इलाका है वहीं पे बना हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट में देखें तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक हम कहते हैं, तो वहाँ पर जो चीन के एक कब्जा की जो स्थिति है, जो उसका प्रभुत्व चारों तरफ से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या हो रहा था कि एक स्थिति बन रही थी कि देश को दो हिस्सों में तोड़ने की जो एक हमेशा संभावना होती थी कि कहीं ऐसी परिस्थितियां आए कि कभी चीन वहां पर बड़े स्तर पे चिकन नेक को क्या करे, हाईजेक कर ले, वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, तो जो पूरा पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो क्या होगा, वो मुख्य भारत वाले क्षेत्र से अलग हो सकता है। तो ये जो डर हमेशा रहता था, उस दृष्टिकोण से देखें तो अब इस ब्रिज के और इस रेल कनेक्टिविटी के पहुँच के कारण ये जो डर है कहीं ना कहीं कम हो चुका है। इसी तरह अखनूर इलाका कश्मीर का जो चिकन नेक है, ऐसे में यहाँ चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए एक सामरिक तौर पे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस दृष्टिकोण से देखें तो उसकी जो पहुँच है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और कश्मीर पर अब भारत की जो पकड़ है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यही नहीं, कश्मीर में लंबे समय तक तैनात रहे कई सारे जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि चिनाब रेलवे ब्रिज कनेक्ट होने के साथ ही दिल्ली की और कश्मीर की जो बीच की दूरी है वो सीधी पहुंच अब बन जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा एक तरह से सामरिक और सैन्य जो क्षमता है उसमें एक खास तौर पे ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। यही नहीं, कश्मीर में तैनात सेना तक जो आर्म्स है, जो एम्युनिशन है, टैंक है, सीधे क्या होंगे, अब घाटी क्षेत्र में आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। बारामूला तक देखें तो रेल जो कनेक्ट है वो होने से बॉर्डर तक पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में देखें जो भी रसद है उसकी जो पहुँच है वो आसान हो जाएगी। और अगर कहीं किसी स्थिति में किसी भी क्षेत्र में जंग की स्थिति बनती है तो उस समय इस ब्रिज की वजह से पाकिस्तान पर भारत जो है अब वो भारी पड़ेगा। यही नहीं, ये जो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, जो एलओसी है, उससे काफ़ी नज़दीक है, लगभग 64 किलोमीटर के आसपास है, जिससे सेना क्या कर सकती है कि जो रसद है वो बॉर्डर पर जल्दी से पहुंचा सकती है। इसके अलावा भी घाटी में विकास जो है उसको खास महत्व मिलेगा इस ब्रिज के बनने से। और ये जो इलाका है ये हर मौसम में देश के दूसरे हिस्से से क्या होगा, कनेक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा, जो पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ा यही कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। इसके अलावा इस मैप को आप देख सकते हैं कि इसकी जो अपनी स्थिति है इस ब्रिज की, कि ये क्या है कि लाइफ आप जो कंट्रोल है उससे ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि 64 किलोमीटर के दूरी पर है। और इस कारण से कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है उस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरा विषय था ये जिस पर हमने बात की। इसके अलावा अगर हम चेनाब नदी की बात करें, चूँकि चेनाब नदी पर क्या है कि ये जो ब्रिज है ये बनाया जा रहा है, ये जो नदी है बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। और यहाँ पर इस नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका जो उद्गम हो रहा है ये मुख्य रूप से दो नदियों के मिलन होने के कारण होता है। यहाँ पर देखेंगे तो दो जो नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में आएंगे। कहाँ पर? लाहौल स्पीति क्षेत्र में आएंगे। और ये कहाँ पर आएंगे? तो ये हिमाचल प्रदेश में आएंगे। तो यहीं पर जो चंद्र और भागा नदियाँ हैं, इन दोनों नदियों के मिलन से क्या होता है कि यहाँ पर एक नदी जो बनती है उसे हम चेनाब कहते हैं। बारालाचा जो दर्रा है उसी के दर्रे के क्रमशः दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मुहाने से ये निकलती है और फिर ये हिमाचल प्रदेश में लगभग आप देखेंगे 90 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। ये जम्मू और कश्मीर जो दोनों क्षेत्र हैं,
तो वहाँ से ये प्रवाहित होते हुए शिवालिक जो पर्वतमाला है उसके दक्षिण में और लघु हिमालय के उत्तर में ये खड़ी चट्टानों के बीच में प्रवाहित होती है। कई सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो चिनाब जो नदी है, इस नदी में मियार, नल्ला, सोहल, भूत, मरसूदर, जिस पर अभी हाल ही में देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो सरकार के द्वारा संचालित हो रही है। लिदारी जो है वो भी नदी क्या है, इसी की सहायक नदी है। और इस नदी पर कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे भारतीय रेलवे ने इस चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है वो बना दिया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो रेल संपर्क परियोजना है वो इससे जुड़ा हुआ है। रेटल जल विद्युत जो परियोजना है, सलाल है, दुलहस्ती है, पाकल दुल है, ये सभी जो परियोजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं चिनाब नदी से संबंधित है। तो ये जो नदी है काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती है। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चिनाब नदी की सहायक नदी नहीं है? और विकल्प दिए गए हैं, मरसूदर नदी, लिदारी नदी, मियार नदी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्या इन तीन में से कोई एक नदी क्या है कि वो चिनाब नदी की सहायक नदी है। अगर नहीं है तो फिर आपका जो उत्तर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से देना है, सही उत्तर आपको भेजना है और इस उत्तर की जो चर्चा होगी अगले सेशन में हम करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।